लोग उसको वेट लॉस के नजर से देखते हैं, काफी लोग उसको हेल्थ के नजर से देखते हैं। तो किस तरीके से हमें अपना डाइट प्लान करना चाहिए, किस तरीके का आहार लेना चाहिए, तो यही सब कुछ हम जानेंगे। तो इसमें अलग अलग मतलब नजरिया होगा। तो किस तरीके से खान पान का, चाहे वो वैज्ञानिक हो और चाहे वो मतलब योग की दृष्टि से हो, तो अलग अलग दृष्टि से हम आहार को, अपने भोजन को इस उसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारी अभी क्लासेस चलेंगी 2 हफ्ते के लिए। तो इसमें आप रेगुलर रहिएगा, आप हर क्लास को ज्वाइन करेंगे आप सभी, और इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप, देखिए एग्जाम की बात नहीं होती, ये हमारे खान पान की है, हमारे जीवन खान पान के बेस पे ही चल रहा है। तो अगर आपको ये सब कुछ जानने का, सीखने का मौका मिल रहा है, तो ये आपको आपकी लाइफ को भी हेल्दी बनाएगा, ना सिर्फ आपको, आपकी फैमिली को भी। तो ये सिर्फ इस नजरिए से ना पढ़ें कि आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में अच्छे नंबर्स लेके आने हैं। इस नजरिए से सीखें, इस नजरिए से पढ़ें कि ये आपको भी स्वस्थ करेगा, आपकी फैमिली को भी, और जिन लोगों को आप आने वाले समय में अगर एक प्रोफेशन में जाते हैं तो वहां पर आप और लोगों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से सीखेंगे तभी आप किसी का भला कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ नंबर्स के नजरिए से इसको सीखेंगे तो देखिए, नंबर ला के फिर आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा क्या मैंने पढ़ाया और क्या आप लोगों ने पढ़ा, क्या सीखा। ठीक है, तो हर चीज, हर बात को ध्यान से सुनिएगा, और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरीज हो, उनको नोट करते रहिए। जो क्लासेस का हो उसको हम लास्ट में 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास के जो भी आप के पॉइंट्स हों, जो भी आपको डाउट हो, उनको एक एक आप अपने नोट करते रहिए, और लास्ट के 5 मिनट में हम उन क्वेश्चंस को लेंगे और उनका आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी अपने खोल लेंगे, आपके पास जो नोट्स होंगे उनको आप निकाल लें, और इसमें पेज नंबर 2 के साथ हम शुरू करेंगे। आहार शास्त्र का परिचय, यानी कि आहार शास्त्र क्या है और क्या इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि अन्नादि भूतानि जयन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते, अर्थात अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही उनकी वृद्धि होती है। तो अन्न जहां होगा, किसी भी रूप में हो, तो उसी से प्राणी उत्पन्न होते हैं, चाहे वो पानी के अंदर हो और चाहे वो सूखे रेगिस्तान में हो, चाहे जहां खूब हरा भरा खेत हो, कहीं पर भी हो, जहां पर भी जीवन है तो वहां पर अन्न होगा, जहां पर उसी के बेस पे किसी भी प्राणी की उत्पत्ति होती है और वृद्धि। तो ग्रोथ भी हमारी डिपेंड करती है हमारे आहार पर। देखिए, अगर बच्चे को आप एक अच्छा भोजन देंगे तो उसकी वृद्धि अच्छी होगी, चाहे शारीरिक वृद्धि हो। अगर उसका भोजन आप सही तरीके से, एक बैलेंस्ड डाइट नहीं देंगे बच्चे को, जबकि उसकी ग्रोथ हो रही है, चाहे वो मेंटल है या फिजिकल ग्रोथ, तो उसकी या तो फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, उसकी हाइट कम रह जाएगी, है ना, या फिर कोई मानसिक रूप से उतना डेवलप नहीं हो पाएगा जितना कि उसको होना चाहिए। तो हर चीज हमारी डिपेंड करती है हमारे भोजन पर, हमारे खान पान पर। भारतीय संस्कृति में लगभग सभी धार्मिक, पौराणिक, उपनिषद, साहित्य, आयुर्वेद, योग ग्रंथों में आहार का महत्व तथा योग्य वर्णन किया गया है। तो खान पान तो हर एक शास्त्र का एक हिस्सा रहा है, चाहे वो आपका धार्मिक, अगर हम धार्मिक किसी भी ग्रंथ की बात करें, आप किसी उपनिषद की, साहित्य की बात करें,
और आयुर्वेद की बात करें, योग ग्रंथों की बात करें, तो हर एक में भोजन को, आहार को एक महत्व दिया गया है। तो हर एक ने अपने अपने अनुसार भोजन को वर्णित किया है, बताया है। आयुर्वेद ने काफी कुछ बताया है। योग में भी भोजन के बारे में काफी बताया गया है ना, कि ऋतु के अनुसार हो, किस तरीके का मिताहार हो, है ना। तो ये सारी चीजें अलग अलग ग्रंथों में, उपनिषदों में हमें बताई गई हैं, जो हम आज भी अपने घर में खाना बनाते हैं, जो ट्रेडिशनली हम सीखते आ रहे हैं। हमने अपने मम्मी पापा से, दादी से सीखा, उन्होंने। तो ये जो चीजें आ रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उपनिषद और ग्रंथों के अनुसार ही आ रही है ना। तो वो किसी को डायरेक्टली पढ़ाई नहीं गई है, बट हाँ, उन्हीं के अनुसार वो हमारे जीवन में डाल दी गई हैं और हम उन्हीं को फॉलो करते आ रहे हैं। प्रॉब्लम जब आती है जब हम उन जो नियम हैं, उन नियमों में अपने अनुसार अनचाहे बदलाव करते हैं, यानी कि वो बदलाव हमारे लिए उचित है या नहीं है, तो वो हमें तब प्रॉब्लम करता है। जैसे कि सबसे ज्यादा बीमारियां अभी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि हम अनचाहे बहुत सारे बदलाव अपनी खान पान में, अपनी लाइफ स्टाइल में अपने अनुसार करते रहते हैं। जैसे कि आज के समय में फूड कॉम्बिनेशन के बारे में भी अधिकतर लोग नहीं जानते। फूड कॉम्बिनेशन मतलब किसके साथ क्या खाना चाहिए, है ना। दूध के साथ जैसे नमक का कॉम्बिनेशन गलत है, किसके साथ क्या लें क्या नहीं। हम तो एक ही कॉम्बिनेशन जानते हैं आज के समय में, वो है स्वाद का कॉम्बिनेशन। जो भी हमें स्वाद लगा, वही कॉम्बिनेशन हमने बना लिया, भले ही वो कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है। तो यानी कि हम चीजों को जो है अनचाहे तरीके से, गलत तरीके से ढाल रहे हैं, और जिसकी वजह से बीमारियां आ रही हैं। ठीक है। तो भारतीय शास्त्र सदैव विज्ञान पर आधारित रहा है। आयुर्वेद भी एक विज्ञान शास्त्र है, जिसमें चिकित्सा से अधिक स्वास्थ्य रक्षण को महत्व दिया गया है। तो यानी कि हम किसी भी, अगर हमारे ग्रंथ की बात की जाए, तो हर एक ग्रंथ जो है साइंस बेस्ड है। जो रिसर्चेस आज हो रही हैं, वो हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले करके हमें बता दी गई हैं, जिनको कि आज रिसर्च करके दोबारा से उनको प्रमाणित किया जा रहा है, या वेस्टर्न कंट्रीज उनको रिसर्च करने के बाद एक्सेप्ट कर रही हैं। तो वही होता है, जैसे कि हल्दी का दूध, हमारे जीवन में हल्दी सुबह से रात तक हमारे खाने में रहती है ना। लेकिन हमें उसकी कोई अलग वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम तो तीनों टाइम खा रहे हैं हल्दी, सुबह से रात तक। लेकिन अभी रिसर्च हुई है कि दूध में हल्दी लोगे तो ये फायदा होगा। वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको रिसर्च किया, तो उसका वैल्यू कई ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो दोबारा से रिसर्च होके हमारे सामने आई है वो बात। तो यानी कि उन्हीं चीजों को अब दोबारा से रिसर्च करके फिर से हमारे सामने लाया जाता है, जो कि हमारे जीवन का हिस्सा है। अब क्या होता है कि अभी वेस्टर्न का, हमारे यहाँ तो सुबह से रात तक हम हल्दी के बिना खाना बनाते नहीं है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में तो हल्दी नहीं डलती किसी भी खाने में, है ना। तो उनको हल्दी का पानी, हल्दी का ये सब वो एज अ मेडिसिन लेते हैं। लेकिन अगर हम 3 टाइम खाने में भी हल्दी लेंगे और उसके बाद हल्दी का पानी भी पियेंगे, हल्दी का दूध भी पियेंगे, तो क्या होगा कि वो हल्दी हमारे, है ना। तो हम तो ऑलरेडी तीनों टाइम ले रहे हैं, तो हमारे, तो उससे क्या होता है कि हम उसका फायदा कई बार, तो इसलिए अपनी चीजें जो हम ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हैं, उनको अगर हम फॉलो करते रहेंगे अपने ग्रंथों के अनुसार, तो हम सही रहेंगे। ठीक है। तो अन्न ही भेषजम अर्थात अन्न ही औषधि है। देखिए, अन्न को आप एक औषधि भी मान सकते हैं। अगर आप भोजन को सही तरीके से यूज करते हैं, तो आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भोजन को ही दवाई, मतलब
अन्न को ही इस तरीके से यूज करें, सही मात्रा में लें। आज के टाइम में क्या होता है, मार्केट में इतनी खाने की चीजें अवेलेबल हैं, हम कहाँ तक खुद को बचाएं खाने की चीजों से, तो हम कुछ ना कुछ उलट पुलट गलत खाते ही रहते हैं, है ना। तो अगर हम खाने को खाने की तरह लें तो वो एक औषधि का काम करती है, वो हमें हेल्दी रखता है, ठीक है। लेकिन जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, तो वो औषधि नहीं होगी, वो और उल्टा बीमार करेगी। योग्य प्रकार से सेवन किया गया अन्न औषधि का ही कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि योग्य के अनुसार मतलब आपकी जरूरत कितनी है। अभी हम क्लास में जितने लोग हैं तो हम सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, ठीक है। तो वो डिपेंड करती है कि हम कहाँ कहाँ रहते हैं, अलग अलग एरिया में है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मौसम कैसा है, गर्मियों की मौसम में रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है, सर्दियों में अलग हो जाती है ना। तो हमारी दिन भर की भाग दौड़ कैसी है, एक पर्सन तो पूरा दिन बैठ के काम कर रहा है, एक भाग दौड़ कर रहा है, तो दोनों की जरूरत अलग अलग होगी। बैठ के काम करने वाले की अलग होगी और भाग दौड़ करने वाले की अलग होगी। तो एक ही फॉर्मूला, एक ही खान पान सब पे फिट नहीं हो सकता, तो वो बहुत सारी चीजों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे तो यहाँ पे ये कहा गया है कि योग्यता प्रकार से सेवन किया गया अन्न औषधि का काम करता है, ठीक है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में अन्न का एक विस्तृत अध्याय वर्णित है। आहारो नाम यदन मार्ग द्वारा शीरस्यन हृदय, अर्थात अन्न मार्ग से जो कुछ शरीर के भीतर ले जाते हैं। तो जो भी आप आहार मार्ग से अपने मुंह के द्वारा अपने अंदर डाल रहे हैं, तो वो सब कुछ आहार है, ठीक है। और आहार जो यानी कि आपके शरीर को ऊर्जा देता है, आपके शरीर की ग्रोथ करता है, सब कुछ करता है वो आहार। तो अगर आप अच्छा आहार लोगे तो आपके शरीर की अच्छी ग्रोथ होगी। आप कुछ उल्टा पुल्टा खाओगे तो फिर वैसे ही आपके ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, शरीर में बीमारियां आएंगी। आहार के ऊपर ही सब कुछ आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है। सृष्टि पंच महाभूतों से निर्मित है तथा मनुष्य शरीर भी पंच भौतिक है। तो देखिए हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, इसमें भी 5 तत्व हैं। कौन कौन से? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ठीक है। अब यही 5 तत्वों से तो प्रकृति बनी और इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है ना। तो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से सृष्टि की प्रत्येक कृति यदि शरीर हेतु योग्य रूप से उपयोग में लाया जाए तो वह सहज रूप से लाभप्रद हो सकती है। इसी नियम को वरीयता देकर आयुर्वेद में त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ को किस प्रकार समभाव यानी कि बैलेंस में रखकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए जाते हैं, इसका उत्तम वर्णन है। तो देखिए क्या होता है कि वात पित्त कफ अगर ये सम अवस्था में रहें तो इनके काम है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में वात नहीं होना चाहिए, पित्त नहीं होना चाहिए या कफ नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर में वात का भी काम है, एयर का भी काम है, पित्त का भी काम है और कफ का भी काम है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये दोष के रूप में यानी कि घट बढ़ जाते हैं, या तो कम हो जाए या बढ़ जाए, ठीक है। तो जैसे कि वात का काम क्या है? हमारे शरीर में मूवमेंट करना। अभी जब मैं बोल रही हूं, मेरा मुंह, मेरी जीभ, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पैर जो हिल रहे हैं, ये जो मूवमेंट है ये वात यानी कि एयर करा रही है ना। वात नहीं होगा मेरे शरीर में तो मैं तो निर्जीव हो जाऊंगी, कोई मूवमेंट ही नहीं है। अंदर ब्लड का बहना, सांसों का चलना, दिल का धड़कना, जो खाना पच रहा है उस प्रक्रिया का चलना, मल का बनना, तो अंदर भी तो सब कुछ चल रहा है ना, प्रोसेस कंटिन्यू। तो ये जो चलने का काम है, चाहे वो बाह्य रूप से हो या आंतरिक रूप से, वो सब वायु का काम है, वात का काम है, ठीक है। तो दोष तब होता है अगर वायु आपके शरीर में बढ़ जाती, अधिकतर तो बढ़ती ही है,
कम होने के चांसेस काफी कम होते हैं कि वायु कम हो गई है, ठीक है, वो वाले चांसेस कम होते हैं। अधिकतर दोष जो हैं वो बढ़ने के कारण होते हैं, वायु बढ़ गई है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा बीमारियां आपके शरीर में तब आती हैं वात के इम्बैलेंस होने से। तो 80 से ज्यादा बीमारियां वात रोग हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उनमें 80 सबसे ज्यादा बीमारियां वात के कारण ही आती है, और वात के भी बढ़ने की वजह से। कम होने की वजह से सबसे कम बीमारियां हैं, वात बढ़ने की वजह से चाहे वो कोई भी शरीर में दर्द है, घुटनों का दर्द हो गया, आपका गैस बनना हो गया, डायबिटीज हो गई, हार्ट डिजीज हो गई, है ना। तो ये सांस की मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है सब वात रोग हैं। पित्त का अपना काम है खाना पाचन के लिए पित्त चाहिए, अगर पित्त कम होगा तो खाना पाचन नहीं होगा। तो पित्त बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, जलन होती है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए उसका भी सम अवस्था में रहना जरूरी है पित्त का। और कफ, कफ हमारे शरीर की संरचना को बनाता है। कफ का काम है शरीर की संरचना को बनाना। तो शरीर के लिए वात पित्त कफ तीनों जरूरी हैं, और ये काफी कुछ निर्भर करते हैं आपके खान पान पर। वात बढ़ना, जैसे आजकल हम चेयर पे बैठ के खाना खाते हैं, खड़े खड़े होकर पानी पीते हैं, खड़े होकर पानी पीना, खड़े होकर खाना, चेयर पे बैठ के खाना, या फिर ऐसा फ्रिज का रखा हुआ खाना, बासी खाना, बाजार का खाना। तो ये सब से क्या होता है, हमारे शरीर में वात बढ़ता है, ठीक है। तो क्यों आज के टाइम में इतना जोड़ों का दर्द हो रहा है, क्यों इतने लोगों को गैस बनती है। आप किचन में जाते हो, वहीं से अपना फटाफट पानी लिया, वहीं खड़े होके पी लिया, है ना, या चेयर पे बैठ के खाना खाना, डाइनिंग टेबल पर खाना खाना। देखिए बीच में क्वेश्चंस नहीं लेंगे, आप अपने क्वेश्चंस नोट करते रहिए। लास्ट में का समय क्वेश्चन, अगर अब बीच में डिस्कस करने लगेंगे ना तो पूरा रिदम बिगड़ जाता है ना। क्वेश्चंस जरूर होंगे, क्वेश्चन आंसर्स, बट लास्ट में होंगे, ठीक है। तो यानी कि आप जब एक संयम पूर्वक अपना जीवन, नियम पूर्वक आप जीवन जीते हो तो आपके शरीर में सब कुछ सम रहता है, बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। बहुत ऑयली स्पाइसी खाओगे तो पित्त बढ़ेगा, है ना, ठंडा बासी ये सब खाओगे तो वात बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा। तो ये सब चीजें, तो हर चीज को जानना जरूरी है, कैसा खाना किस मौसम में खाएं, है ना, किस कॉम्बिनेशन में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जैसे सर्दियों में अग्नि बहुत तेज होती है, ऐसे कहा जाता है कि सर्दियों में जो भी आप खाते हो सब पच जाता है ना। आप थोड़ा हैवी भी खा लेते हो तो पच जाता है। गर्मियों में हल्का खाना होता है, सब कुछ हल्का, तो हल्का हल्का, लौकी तोरी टिंडी, है ना, सब्जियां भी हल्की हल्की आती हैं। तो वो इसलिए क्योंकि गर्मियों में हमारी जो पाचन अग्नि है वो मंद रहती है गर्मियों में, सर्दियों में वो तेज रहती है, यानी कि अग्नि तेज होने की वजह से वो सब कुछ पचाने के लायक होती है। तो इसीलिए आप थोड़ा ज्यादा भी खा लेते हो या थोड़ा हैवी भी खा लेते हो तो पचा लेता है हमारा शरीर। पर गर्मियों में अग्नि मंद होने की वजह से खाना पचाने में समय लगता है, यानी कि हल्का खाना जितना हल्का खाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और बरसात आते आते तो वो और मंद हो जाती है, तो बरसात में तो आपको और खाने का ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों में सबसे तेज होती है, गर्मियों में थोड़ी कम हो जाती है, और बरसात तक आते आते तो वो बिल्कुल ही मंद पड़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा बरसात में सबसे ज्यादा हमारा जो पाचन है सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है, क्योंकि उस समय हम खाते हैवी हैं, पकोड़े बना लिए, आज बारिश हो रही है, आज हम चलो ऐसा खा लो, हैवी खा लिया, ये खा लिया। लेकिन उन दिनों में हमारी अग्नि सबसे मंद है, तो उस मंद अग्नि के अनुसार ही खाना खाना चाहिए, ठीक है। ये धीरे धीरे जानते जाएंगे चीजों को। तो जैसे समभाव में वात पित्त कफ को कैसे समभाव में रखा जाए,
तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको खाना खड़े होके नहीं खाना चाहिए, नीचे सुखासन में बैठ के खाना चाहिए। फ्रिज का खाना भी वात को बढ़ाता है ना? तो ये जितना भी आप रखा हुआ खाना खाओगे वो सब वात को बढ़ाएगा। जितना मार्केट का पैकेज्ड फूड लेके आओगे वो भी बढ़ाएगा। तो जितना घर का ताजा बना हुआ खाना खाओगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। संहिताओं में आहार का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। एक, देश के आधार मतलब भौगोलिक आधार पर भूमि 3 प्रकार की वर्णित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, मौसम पर, आप कहाँ रहते हो। कोई साउथ इंडिया में रहता है, कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है, कहाँ ठंड, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। हर एक की भौगोलिक जो संरचना है वहां की वो अलग है। कुछ खाने की चीजें अलग अलग एरिया वाइज होती हैं, है ना? हर जगह की लोकल चीजें अलग होती हैं। तो यानी कि आप जहां रहते हैं वहां पे जो उगता है उसको अगर आप खाते हैं तो आपका शरीर आप उसको बहुत अच्छे से पचा लेगा। तो यानी कि भौगोलिक आधार पर, भूमि के आधार पर भी खाना हमें खाना चाहिए। जैसे इसमें कहा है कि भूमि 3 प्रकार की बताई गई है, जंगल, आनुप और समतल। तो साधारण यह नियम है कि जिस प्रांत में जो उपजता है वही स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। उदाहरण थे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को वहां उगने वाले धन धान्य, देखो जैसे कि क्या होता है कि जो पहाड़ों पे रहते हैं, है ना? तो पहाड़ों पे क्या होता है कि ठंडा रहता है, सूरज की कम निकलता है, तो वहां अग्नि थोड़ा सा मंद होती है। उन उन दिनों में जैसे सर्दियों का मौसम है, जब धूप कम निकल रही है, तो उनको ऐसी चीजें वो उन बॉडी सूट करती है। जैसे थोड़ा स्पाइसी, मिर्ची ज्यादा खाते हैं पहाड़ी लोग, थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा खाते हैं। क्यों ज्यादा खाते हैं? क्योंकि उनको अग्नि बढ़ाने की जरूरत होती है, तो ऑटोमेटिकली मिर्ची से उनका अग्नि बढ़ता है ना? तो ये बहुत सारी चीजों के, जैसे जो साउथ इंडियंस हैं वो थोड़ा सा उनका अलग टाइप का, उनका ऑयली स्पाइसी फूड कम रहता है। जो गुजराती लोग हैं वो हर चीज में थोड़ा सा मीठा डालते हैं। तो जहाँ स्वेटिंग ज्यादा होती है, जहाँ पसीना ज्यादा आता है, तो उनके मिनरल्स बॉडी से निकलते रहते हैं, है ना? तो वो ऐसी चीजें खाते हैं, जैसे नारियल हो गया, नारियल पानी, जो आपके उन पोषक तत्वों की पूर्ति करता रहे साथ साथ। तो यानी कि जो आप जहां उगता है उसी के अनुसार, आप वहां उगता भी उसी के अनुसार है जो शरीर की जरूरत है। अभी हम ये नहीं समझ पाते कि अभी जैसे साउथ इंडिया है तो वहां पे पूरी पकवान कम खाए जाते हैं, वहां का कल्चर कम है, क्योंकि वहां पे वो खाएंगे तो उनका डाइजेशन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनका खान पान अलग तरीके का होता है। जहां अग्नि खूब तेज है, जैसे पंजाब वगैरह में, जहां पाचन खूब अच्छा रहता है, जहां, तो वो लोग थोड़ा पूरी पकवान पराठे आसानी से पचा लेते हैं। तो ये सब निर्भर करता है, तो उसी के अनुसार हमारे खान पान में बदलाव आता रहता है। ठीक है। तो बहुत सारे फल ऐसे हैं, जैसे, है ना, जो पहाड़ों पे उगते हैं और जो प्लेन्स में नहीं होते, जो साउथ इंडिया में, जो साउथ इंडियंस हर थोड़ी जगह पे फ्रूट्स सब्जियां सब बदलती रहती हैं, तो वो वहां की ही जो मतलब जरूरत है उसी के अनुसार उगती हैं। ठीक है। उदाहरणतः पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को वहां उगने वाले धन धान्य, फल, शाक आदि का आहार में समावेश करना चाहिए। वहां के निवासियों के लिए इसका सेवन लाभप्रद होता है। उसी प्रकार आनुप यानी कि जो समुद्र तल या जल मतलब समुद्री एरिया में जहाँ पानी ज्यादा है वहां रहते हैं तो उनकी उनकी अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्लेन्स में रहते हैं उनकी अलग होती है, उन खूब हरी भरी साग सब्जियां मिलती हैं, है ना?
तो उत्तर भारत में जैसे गेहूं की खेती काफी ज्यादा होती है, वहां पे लोगों को गेहूं का सेवन उपयुक्त होता है। अब जैसे साउथ इंडियंस रोटी कम खाते हैं, वो चावल ज्यादा यूज करते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, उसी के अनुसार भोजन में चीजें रहनी चाहिए। तो भौगोलिक आधार पर कितने तरीके की यहाँ पे हमें भूमि बताई गई, 3, यानी कि जंगल, आनुप और समतल। जंगल मतलब पर्वतीय क्षेत्र, और आनुप माने जो समुद्री एरिया है जहां पानी के आसपास अगर आप रहते हैं। समतल यानी कि प्लेन से अगर आप मैदानी इलाकों में रहते हैं। तो इन तीनों के आधार पर आपका खान पान निर्भर करता है, ठीक है। तो पहाड़ों पे रहते हो तो पहाड़ों के अनुसार खाओगे, और अगर आप जैसे समुद्री इलाकों में रहते हो तो अलग खान पान होएगा, प्लेन्स वालों का अलग होएगा, है ना। तो काल, अब दूसरा फैक्टर आ जाता है काल। सामान्यतः दिन में 2 बार भोजन करने का विधान है। देखिए, जो ऐसा कहा जाता है कि योगी एक समय भोजन करता है, जो योगी है उसको एक समय भोजन करना चाहिए। जो मतलब भोगी है वो 2 बार कर सकता है, और रोगी जो 2 से ज्यादा दिन भर, पता ही नहीं उसको कितनी बार, तो वो रोगी हो जाता है, जो दिन भर खाने में ही लगा रहता है, ठीक है। तो 2 बार का अगर आप एक खाना देखें तो 2 बार का खाना आपके लिए काफी है। दिन में अगर दो मेन मील आप लेते हैं, दिन के 2 खाने अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। बार बार इतने ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। हमारी फिर मशीनरी को भी तो उतना ही काम करना पड़ता है, पूरे सिस्टम को। तो और शरीर जब खाली होगा, यानी कि खाना पचने के बाद ही तो वो और काम में लगेगा। अगर आपने अभी तो नाश्ता किया, ठीक है, 2, 3, 4 घंटे में वो पचेगा भी नहीं, इतने आपका लंच का टाइम हो जाएगा। फिर लंच खा लिया, फिर शाम की चाय का टाइम हो जाएगा, फिर चाय के साथ भी कुछ खा लिया, फिर यानी कि आपका तो सिस्टम को 1 मिनट का ब्रेक ही नहीं मिल रहा। फिर रात का खाना खा लिया। तो जब तक आपका शरीर खाली नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वो पाचन की क्रिया पूरा होने के बाद जो खाली समय होता है, वो जो हमारी एनर्जी है, वो एनर्जी तब यूज होती है हमारे शरीर की सफाई में, हमारे शरीर की हीलिंग में। तो आपने तो वो मौका ही नहीं दिया उसको, एनर्जी को। आप तो उसको बस एक ही काम में लगा के रख रहे हो कि बस मैं खा रहे हूं या खा रहा हूं, और बस मेरी पूरी एनर्जी एक ही काम करती रहे, बस उस खाने को पचाती रहे। और तभी तो आप मतलब आज के समय में बीमारियां क्यों बढ़ रही, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर शक्ति है, सेल्फ हीलिंग पावर है। अभी देखिए जानवर, तो कोई अभी जो चलो पेट है उनकी बात छोड़ दो, बट जो जानवर है वो बीमार होते हैं, अपने आप को खुद ठीक कर लेते हैं, है ना। वो तो कहीं नहीं जाते डॉक्टर के पास। यानी कि हमारे शरीर में भी वही पावर है खुद को हील करने की, लेकिन हम उस पावर को यूज ही नहीं करते, होने देते उस हीलिंग के लिए। तो उसको सिर्फ और सिर्फ किस में लगा के रखते हैं, खाने के पाचन में। और पाचन भी नहीं हो पाता, क्योंकि इतना ज्यादा खाते हैं बार बार कि वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता। भूख लगे या ना लगे, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी चलो कोई आ गया गेस्ट, तो चलो चाय के साथ थोड़ा सा नमकीन बिस्किट भी हो जाए, तो चलो अभी फ्रूट भी हो जाए, है ना। अभी खाना बन गया तो चलो अभी खाना खा लेते हैं। फिर शाम की चाय या कुछ और भी खा लिया, बीच में तो और भी कुछ हो, इतने तो और भी कुछ खा लेंगे। तो आप एक दिन गिनना कि सुबह से रात तक आप कितनी बार खाना खाने की प्रोसेस करते हो, ठीक है। चाहे खाओ आप एक बिस्किट ही, बट वो प्रोसेस कितनी बार की आपने, ठीक है। एक बार काउंट करना, चाहे वो चाय हो, खाना हो, आपके स्नैक्स हो, कुछ भी हो, आपने सुबह से रात तक कितनी बार किया, ठीक है। तो उसके बाद सोचना कि कितना टाइम मैंने दिया अपने खाने के पाचन को, और कितना टाइम मैंने दिया उसको किसी और काम को, उस एनर्जी को। तो उसको तो आपने, अब सपोज अगर हमारे घर पे कोई
कोई सर्वेंट है, आप उसको एक ही काम में लगा के रखो कि बस तुम बार बार झाड़ू ही लगाओ, बस झाड़ू ही लगाओ, बस झाड़ू ही लगाओ, तो वो कैसे दूसरा काम करेगा? तो झाड़ू ही लगाता रहेगा ना। तो आपको उसको और दूसरे काम करने का मौका देना पड़ेगा, समय देंगे तभी तो कोई और काम होगा। तो इसलिए हाँ, डाइजेस्टिव पावर को सक्रिय रखती है। इसमें यही कहा गया है, सूर्य की उपस्थिति पाचक अग्नि को सक्रिय रखती है। देखिए, अभी अगर हम पाचक अग्नि की भी मैंने अभी आपको बात बताई, तो हमारी अग्नि डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर। अभी हमारे जो घर हैं वो इस तरीके के होते हैं कि हम पूरा दिन मैक्सिमम टाइम घर के अंदर रहते हैं, धूप की रोशनी में बहुत कम जाती है ना, धूप में कम जाए। तो जब धूप में ही हम कम जाएंगे, रोशनी में कम जाएंगे, हमारी पाचक अग्नि, जो अग्नि खाने को पचा रही है, वो अग्नि भी तो कम होती जाएगी। जब वो खाना ही पचेगा नहीं, जैसे अगर आप गैस ही नहीं ऑन करोगे, उस पे खाना रखोगे गैस पे, तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। आप उसको पूरा दिन रखे रखो, ठीक है। ऐसी ही अग्नि हमारे शरीर में होती है। अगर वो अग्नि ही नहीं प्रॉपर जल रही, तो आप शरीर में एक बार डाल लो, 10 बार डाल लो खाना, कितना हेल्दी डाल लो, ठीक है। लेकिन अगर वो अग्नि ही शरीर की प्रॉपर नहीं चल रही है, तो आप उसमें कितना हेल्दी डाल रहे हो या अनहेल्दी डाल रहे हो। तो जब वो अग्नि काम नहीं करी, तो वो पचेगा नहीं खाना और वो सड़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिल रहा पचने का, अग्नि नहीं है। तो जब वो अग्नि नहीं है तो वो क्या होगा? खाना सड़न करेगा, शरीर के अंदर सड़ेगा, और जब सड़ता है खाना तो वो बदबू करता है, तो जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपके जोड़ों में दर्द आता है, कोई भी दर्द कर रहा है आपके शरीर में, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं विषैले तत्व ज्यादा है। विषैले तत्व कैसे ज्यादा हो रहे हैं? खाने का पाचन नहीं हो रहा, तो मल भी बाहर, मल प्रॉपर बन नहीं रहा है, क्योंकि मल तो तब बनेगा जब खाने का पाचन हो जाएगा और उसकी जो ऊर्जा है वो अलग हो जाएगी और मल अलग होगा। तो मल तो तब बनता है और फिर मल शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जो खाना पचा ही नहीं, वो तो सड़ गया, सड़े हुए खाने से तो मल भी नहीं बनेगा। तो आपके शरीर में जातीय तत्व, विषैले तत्व बढ़ते चले जाते हैं, और उसकी वजह से हजारों बीमारियां आपके शरीर में धीरे धीरे अलग अलग बीमारी के रूप में वो आती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? अपनी अग्नि को कैसे बढ़ाया जाए, और अग्नि ये भी आप धीरे धीरे सीखेंगे। आप जब क्लास में रहेंगे तो वो भी सीखते जाएंगे कि कैसे अग्नि बढ़ेगी और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि समय की बात भी बताई गई है, तो जब सूर्य की रोशनी के अनुसार ही आपकी अग्नि भी काम करती है। लगभग 9-10 बजे के बाद अग्नि बढ़ती है, जो कि हमारे पाचन को अच्छा, मतलब हमारे पाचन के लिए जरूरी है। तो आप जो खाना 9-10 बजे के बाद खाते हैं, तो वो आसानी से पच जाता है। और सूर्य की ऊपर इसीलिए कहते हैं कि शाम का सूर्यास्त से पहले खाओ, है ना। कहा जाता है कि अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो सूर्यास्त से पहले खाओ, सनसेट से पहले खाना खाओ, सनसेट से पहले खाना खाओ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सूर्यास्त के बाद खाओगे तो सूर्य के साथ ही अग्नि भी मंद हो गई है। जब तक सूर्य की रोशनी है तभी तक अग्नि तो जलेगी। अग्नि शायद वो शरीर के अंदर की अग्नि है, उस जठराग्नि को जलाने का काम सूर्य की किरणें ही करती हैं, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि सूर्य की अग्नि से ही, रोशनी से ही आपकी जठराग्नि जल रही है। तो जैसे अगर वो सनसेट हो जाएगा तो उसके बाद अग्नि मंद पड़ जाएगी, और आप रात का खाना सबसे हैवी खाते हो, सब कुछ सबसे हैवी जो पकवान है आप रात को बनाते हो, तो क्या वो हैवी फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी उस समय सक्षम है? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या होता है? वो खाना पचता नहीं है, वो शरीर पर
इकट्ठा होता चला जाता है, जिससे कहते हैं कि मोटापा बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए आपको? सूर्यास्त से पहले, या अगर आप कहीं भाई कई बार क्या होता है कि आप घर के बाहर हैं, आपका रूटीन ऐसा है कि आप घर पे आके नहीं खा, कोशिश करें जितना, अगर आप सूर्यास्त के बाद खा रहे हैं तो काफी हल्का खाना खाएं, जिसको अगर हमारी अग्नि मंद हो चुकी है, वो मंद अग्नि भी उसको पचा दे। ठीक है, तो मंद तो हो ही चुकी है। अगर आप 8 बजे तक भी, मान लिया सपोज आप 8 बजे खा रहे, तो आपकी आप इतना हल्का खाना खाओ कि वो मंद अग्नि भी उसको पचा दे। हल्की हल्की अगर वो अग्नि बची है तो उसको पचा ले। ठीक है, जितना देर रात से खाओगे अग्नि उतनी बुझ जाएगी, तो वो खाना आपको देखी जाए नुकसान हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक लाइन दी गई है, योग्य पचा हुआ भोजन व्याधि को उत्पन्न नहीं करता। जैसे कि मैंने बताया, जब पचा हुआ भोजन है तो वो बीमारी पैदा नहीं करेगा, वो ऊर्जा देगा। तो पचेगा कैसे, अब मैंने आपको बता दिया। एक मिनट। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो भोजन पूरा पच गया है वही आपको ऊर्जा देगा, वही मल बनाएगा, और वही ऐसा खाना होगा जो बीमारियां नहीं पैदा करेगा। जो पचा ही नहीं है वो सड़न करता है, वो बीमारियां पैदा करता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ? व्यय, अब नेक्स्ट पॉइंट है व्यय, मतलब बाल्यकाल में शरीर की वृद्धि का सर्वोत्तम काल माना गया है। अतः इस काल में 2 बार या अधिक भोजन सेवन करने पर भी उत्तम पाचन शक्ति और शारीरिक सक्रियता अधिक होने के कारण अन्न सहज रूप से पच जाता है। वृद्धावस्था में अग्नि मंद होने के कारण आहार सुपाच्य, लघु, मधुर होना उत्तम होता है। तो जैसे कि दिन के सूरज की रोशनी के अनुसार भी हमारी अग्नि तेज और मंद होती है, उसी के अनुसार भी हमारे जीवन काल में भी हमारी अग्नि मंद और तेज होती है। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत कम खाना खाता है ना, वो बहुत कितना दूध पीता है, इतना सा दूध पिएगा, इतना सा खाना खाएगा। उस समय उसकी अग्नि बहुत ही मंद होती है जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है, उसकी खुराक बहुत कम होती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, मतलब 5-7 साल 10 साल तक होते होते जाके उसकी अग्नि खूब तेज हो जाती है। 10 साल का बच्चे को बहुत भूख लगती है, 12 साल 15 साल 17-18 साल, यानी कि जब वो एक यंग बच्चा है, उस समय जैसे कि दिन के समय में भी ऐसे हुआ ना, एक भाई 11-12 बजे के समय सबसे तेज जठराग्नि हुई, ऐसे ही हमारी लाइफ में भी, जीवन काल में भी, जैसे शुरू में सुबह के समय बहुत मंद होती है अग्नि, ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी भी मंद होती है। सुबह उठते ही कुछ भी खाने का आपका मन नहीं करता। सुबह 6 बजे उठोगे तो थोड़ा ही मन करेगा आपका कि सुबह उठते कुछ खा लो, नहीं मन करता, क्योंकि उस समय अग्नि है ही नहीं हमारे अंदर जली हुई। उस समय सब काम होता है सफाई का, पेट को, है ना, क्लीन करने का, तो उस समय खाने का समय नहीं होता। खाने का मन करता है जब हम उठ जाते हैं 3-4 घंटे, कम से कम 3 घंटे के बाद, जब शरीर साफ सुथरा हो जाता है तब खाने का मन करता है, जब अग्नि थोड़ी जलनी शुरू होती है। ऐसे ही जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी भी अग्नि
बहुत मंद होती है। फिर जब वो बच्चा जैसे जैसे 10, 12, 15 साल का होता है, उस समय उसकी अग्नि सबसे तेज होती है। उसको आप जो भी दोगे वो सब पचा लेगा। वो हर थोड़ी देर में कहेगा भूख लगी है, हर थोड़ी देर में कहेगा भूख लगी है। डाइट भी अच्छी होती है, ना कोई बीमारी होती, सब पच जाता है, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं। तो यानी कि उस समय अग्नि भी तेज है उस एज में, और खाना अच्छे से पचा रहा है। फिर क्या होता है कि जैसे 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 उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था आती है, वो फिर से मंद होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जैसे जीवन काल में शाम के समय, तो वैसे ही जीवन काल में भी हमारी जठराग्नि मंद होने लगती है। जितनी डाइट आपकी 20 साल की उम्र में थी, उतनी आपकी 60 साल की उम्र में डाइट नहीं रहेगी, है ना। तो वो अग्नि मंद होती चली जाती है, और उसी के अनुसार आपकी भूख यानी कि पाचन क्षमता भी थोड़ी मंद पड़ने लगती है, और उसी के अनुसार खाना खाना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जब उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, अगर हमारी उम्र आज जितना हम खाना खा रहे हैं, 60-70 साल तक आते आते हमारी डाइट खुराक कम हो जाती है, तो हम कहते हैं कि अरे हम हमारा खाना ही कम हो गया, तो उस और जबरदस्ती हम ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल है। अगर आप उसी के अनुसार आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, हमारी भूख कम हो गई है, तो हम कम ही, यानी कि हमारे शरीर की जरूरत कम हो गई है, तो कम ही खाएं। उसी के अनुसार अगर आप खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, हल्का खाना खाओ, कम खाओ, जब भूखे तब खाओ। तो ये मत सोचिए कि अब हमारी भूख कम हो गई है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, नहीं। तो वो अपने हिसाब से ही, उसी की जितनी भूख है उसी के हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। ठीक है। अब ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े यहाँ पर कि आहार किन पर मतलब डिपेंड करता है। तो पहला हमने पढ़ा भौगोलिक, यानी कि भूमि के आधार पर, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, मैदान में रहते हैं, या समुद्री इलाके में रहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा काल, यानी कि दिन भर में किस समय भोजन करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। ठीक है। फिर हमने पढ़ा व्यय, मतलब जीवन के अनुसार कि भाई किस उम्र में जठराग्नि तेज होती है, किस में कम होती है ना। तो ये भी है। और एक साथ साथ में एक पॉइंट, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था, आपके रूटीन पर भी डिपेंड करता है। अगर एक ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है जो सुबह उठ के 10 घंटे ऑफिस में एसी में बैठ के काम करता है, और एक व्यक्ति है जो खेत में जाकर काम करता है, तो दोनों की उम्र सेम होने पर, उम्र भी सेम है। अगर 40 साल का एक व्यक्ति ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, 40 साल का ही एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा है। ठीक है। तो और वो व्यक्ति का भौगोलिक एरिया भी सेम, अगर हम माने कि वो लगभग एक ही एरिया में भी रहते हैं, लेकिन उनका सब कुछ सेम होने के बाद भी उनका रूटीन अलग है, तो उनका ऑब्वियसली सारा खान पानी अलग होगा। क्या आप इस चीज को मानते हैं? हाँ, क्योंकि जो ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति है, वो सूर्य की रोशनी में एक तो बहुत कम है, उसकी जठराग्नि वैसे ही मंद होगी, तो उसको बहुत ही हल्का खाना खाना चाहिए, और उसको समय निकाल कर धूप की रोशनी में जरूर जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो धूप की रोशनी में नहीं जाएगा, तो उसके जठराग्नि मंद और मंद और मंद होती चली जाएगी। क्योंकि जो खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, वो सीधा धूप की रोशनी में काम कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, तो उसकी हर तरीके से पाचन शक्ति तेज है, बढ़ी हुई है। वो जो भी अगर खा रहा है तो उसको पचाने में वो सक्षम भी है। तो इस तरीके से डिपेंड भी करता है कि काफी कुछ आपका रूटीन, हर चीज। और ये भी निर्भर करता है कि एक महिला या एक पुरुष, तो जैसे कि पुरुष की जो शारीरिक संरचना है
वो ज्यादा मजबूत होती है, उसकी जो जठर अग्नि है वो भी तेज होती है उसकी। अगर डाइट की खुराक की बात की जाए तो वो भी एक महिला की कंपैरिजन ज्यादा होती है। तो बहुत सारी, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा होने की वजह, चाहे वो बोन डेंसिटी हो, मसल डेंसिटी हो, तो हर एक्स्ट्रा होने की वजह से वहां पर भी डाइट का प्रपोर्शन कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके बेस पे आपका डाइट, आपका आहार बदलाव मांगता है या बदलाव उसमें होता है। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं 7 से 8 मिनट। तो जो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो हम कर लेंगे। कल हम बात करेंगे जो है प्रकृति, प्रमुख 3 जो प्रकृति होती है, तो भोजन की प्रकृति कैसी कैसी होती है उस पे हम कल बात करेंगे, जैसे कि वैदिक, वातिक, पैतिक और कफज। तो ये क्या भोजन की प्रकृति है, तो उन पर हम कल बात करेंगे। अब हम यहाँ पर जो हैंड रेज करिए, जिसके अगर कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं, और उसमें से वन बाय वन उनके क्वेश्चन लेंगे। यस, हाँ, अभी एक प्रियंका, यस प्रियंका, आपने हैंड रेज किया है। हाँ यस मैम। मैम मैं बोल रही थी, जैसे हमने बताया वात, पित्त और कफ की जो प्रवृत्ति होती है, उसमें आपके डिसीज बताए कि इतने इतने टाइप के होते, बट किसी को तो 2 प्रवृत्ति भी एक साथ होती है। कॉम्बिनेशन में भी होता है वात पित्त, पित्त कफ। तो वो बॉडी, तो देखिए इन तीनों से मिलके बनी है, जैसे कि मैंने आपको हाँ। बताया कि हर एक का अपना अपना काम है, वात पित्त कफ। तो किसके अंदर अगर आपके शरीर में तीनों सम अवस्था में है, तीनों सही तरीके से काम कर रही हैं अपने अपने, वात पित्त कफ, तो सम है, तो सब कुछ नॉर्मल है। अगर आपका पित्त भी बढ़ा हुआ है और वात भी बढ़ा हुआ है, तो यानी कि आपके अंदर 2 दोष हो गए। हो सकता है आपके अंदर पित्त और कफ बढ़ा हुआ हो तो भी 2 दोष हो जाएंगे, कभी कभी हो सकता है तीनों ही दोष हो जाए। तो डिपेंड करता है कि आपके क्या तीनों चीजें सम है या नहीं है, और कौन कौन से आपकी इम्बैलेंस हैं। तो एक भी तो हो सकता मैम है। वो योगा से ही ठीक होगा कि दवाइयाँ भी लेना पड़ती है उसके लिए? वो तो देखिए अलग अलग तरीके हैं, जिस भी आप जिस पैथी में जाओगे हर एक में उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। जैसे आयुर्वेद में जाएंगे, योग में जाएंगे, हर एक में अपने अनुसार सब अपना अपने अलग अलग तरीके से उनको सम करते हैं, बैलेंस करते हैं। ओके। ठीक है, और मैम एक और क्वेश्चन था, B12 कौन सी चीज से मतलब वेज में बढ़ता है? मेरा B12 30 है, तो बहुत कमजोरी बहुत तो लगती है। देखिए वैसे तो ये आपका एक पर्सनल क्वेश्चन हो गया है, तो यहाँ हाँ। पे हम पर्सनल क्वेश्चन नहीं लेते हैं। लेकिन पहले पहले हम और देख लेते हैं कि किसी और का कोई क्लास से जो हमने आज पढ़ा उससे रिलेटेड किसी और का कोई क्वेश्चन है। ठीक है। सूर्य सूर्य टाइम पे खाना खाना चाहिए या और छोड़ने के बाद ही खाना खाने तो पचेगा क्या? देखिए जैसे कि आपने कहा कि कोशिश करनी चाहिए कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लें। मैंने आपको पहले भी जैसे कि अभी बताया कि सूर्यास्त के बाद अगर आप खाना खाते हैं तो उसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखें। एक तो हल्का खाना खाएं, जो अग्नि मंद है, यानी कि अग्नि आपकी पचा ले, और फिर भी जितना जल्दी हो उतना जल्दी खाना खाएं। अगर आप सूर्यास्त से पहले नहीं तो जितना भी जल्दी आप खा सकते हैं उतना जल्दी। दूसरी चीज ध्यान रखें, हल्का खाने के साथ साथ कम खाएं। रात का खाना जितना कम खाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप रात का खाना हैवी, जितनी भूख है उससे ज्यादा या पूरा आप भर भर के खा लेंगे, तो आपकी जो पाचन क्षमता है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि उसको पचा ले। तो आपका नेक्स्ट डे क्या होता है, अगर आप देर रात से भोजन करते हैं या बहुत ज्यादा हैवी खाना खाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका नेक्स्ट डे आप बहुत ही डल फील करते हैं, आपकी एनर्जी लो होती है, अगला दिन आपका सुस्त रहता है।
क्योंकि आपका खाना पाचन हुआ ही नहीं है, और खाना पाचन नहीं हुआ तो आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिली। तो ऊर्जा तो उस खाने से ही मिलती है। तो जब वो खाना पच जाएगा, और पचाकर ही सोएं, यानी कि खाना जब पच जाए, खाना खाने के तुरंत बाद ना सो जाएं, खाना खाने के 2 घंटे 2.5 घंटे तक जरूर जागे, क्योंकि उसमें आपका पाचन होता है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहले भी जरूर, वज्रासन में जरूर बैठे। वज्रासन में बैठने से भी अग्नि, पाचन अग्नि बढ़ती है। तो जैसे मैंने बताया था, चेयर पर बैठकर खाना खाने से पूरी अग्नि आपके पैरों की तरफ चली जाती है। आप नोटिस भी करेंगे, तो वो अग्नि जो पेट में पाचन बढ़ाने का काम करती है, वो पैरों में जाएगी, तो खाने का पाचन कम होएगा। इसी तरीके से अगर आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाते हैं अपनी क्षमता अनुसार, तो वो आपकी अग्नि को, पाचन अग्नि को तेज कर देती है। तो इसलिए खाना खाने के बाद अपनी क्षमता अनुसार 2, 4, 5 मिनट वज्रासन में जरूर बैठें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी जठराग्नि को बढ़ाने में मदद करती हैं, खाने के पाचन में मदद करती हैं। और कोई क्वेश्चन? अदरवाइज फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो